यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये पिछले 10 वर्षों में जो सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन आज आपको यहाँ पर जो है सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर तैयार करते जाना है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए ये अब आपका क्वेश्चन क्या है कि संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। देखिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है C प्रोपोर्शनल टू 1/V। जब यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश प्रेरित किया जाता है तो आवेश प्रेरित करने से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र घटता है तो उस स्थिति में विभव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब विभव कम होता है तो C प्रोपोर्शनल टू 1/V है, मतलब विभव के कम होने पर धारिता बढ़ेगी और जब विभव बढ़ाएंगे तो धारिता का मान कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विभव कम हो रहा है, तो विभव कम होने का मतलब इस धारिता का मान क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ जाती है। और अगर ये पूछ लिया जाए क्यों बढ़ जाती है तो यहाँ पर विभव कम होता है, विभव के कम होने के कारण ही धारिता का मान बढ़ जाता है। ये अब कारण इसका बताएंगे, तो वही ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको इसमें आंसर बताया गया है, क्या बताया गया कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से जो प्रेरित आवेश होता है ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित आवेश के उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घट जाता है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। जब विभवांतर कम हो जाता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया C प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। इसका मतलब जब विभवांतर कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका विमा लिखिए। वैद्युत विभव की बात हुई है, सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q, ठीक है, या फिर इसे आप W/Q0 भी लिख सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही यहाँ पर जो है वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वैद्युत विभव बोला जाता है। तो ये सूत्र अगर याद है तो परिभाषा आप बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही परिभाषा में आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि V बराबर W/Q0 सिंपल सा आपका यहाँ पर जो है ये बन जाएगा। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो V का मात्रक आप जानते हैं कितना होता है, वोल्ट होता है। तो मात्रक तो आप सभी को याद ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मात्रक के अलावा आपसे पूछा क्या गया है, विमा। तो विमा के लिए ध्यान दीजिए, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो ध्यान दीजिए V की विमा। तो V की विमा के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन का मतलब हुआ mL T⁻⁻², ये आपका बल का हो जाएगा। बल गुणे विस्थापन मतलब d दूरी यानी कि L हो जाएगा। तो W का क्या बनेगा, W का मतलब मैंने क्या बताया, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र और विस्थापन का विमीय सूत्र बटे में आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A T। बस अब आपको इसको सही ढंग से लिख देना है। सबसे पहले क्या आएगा आपका M आ जाएगा, M हो गया। फिर L ध्यान दीजिए, ये L और ये वाला L मिलके बन जाएगा L²। फिर T ध्यान दीजिए, ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, पहले से -2 दिया हुआ है तो T की पावर बन जाएगा -3। A आपका ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा
a⁻⁻1। बस आपको यहाँ पर जो है विमीय सूत्र मिल जाएगा ml² t⁻³ a⁻⁻1। और अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो आप यहाँ पर पहले से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला पर फोकस कीजिए। फॉर्मूला जितने ज़्यादा तैयार होंगे उससे आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। तो सभी लोग फॉर्मूले पर विशेष फोकस आप करिए। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन की, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? दूरी में परिवर्तन, ठीक है, सॉरी, विभव में परिवर्तन और बट्टे में होता है आपका दूरी में परिवर्तन। आर से लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको एक्स मिल जाएगा। तो कुल मिला के विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता बोला जाता है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये परिभाषा अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कहां पर? विद्युत क्षेत्र में। तो वही आपको बताया गया है परिभाषा में। यहां पर ध्यान दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बटे डेल्टा x, मान जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। इससे आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो ये होती है विभव प्रवणता। ये आप लोग याद रखिएगा विभव प्रवणता के बारे में। इसके बाद अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कूलाम के नियम की बात करें हम लोग, तो जैसे कि मान लीजिए इसमें दो बिंदु आवेश हैं आपके, Q1 और दूसरा आपका है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पर कितनी है? R। तो कूलाम नियम के अनुसार जो बल होता है इन दोनों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल बोल सकते हैं, या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बोल सकते हैं, जो बल होता है ये हमेशा जो है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि Q1 × Q2 के समानुपाती होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है ये जो बल है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लें इसको समीकरण फर्स्ट और इसको मान लें समीकरण सेकंड, तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, समीकरणों को संयुक्त करने पर, जोड़ना नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, संयुक्त करने पर ये आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, F बराबर यहाँ पर आपका एक नियतांक लग जाएगा K, Q1 Q2 बटे r²। जहाँ पर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर इस K का मान यहाँ पर होता है 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। ये आपका यहाँ पर जो है कूलाम के नियम का फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे कि क्या बोला गया था, विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, या फिर कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो जब सूत्र की बात होगी तो आप केवल सूत्र लिखेंगे, नियम लिखने की बात होगी तो नियम लिखना है। जो भी मैंने बोला है यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है, या फिर बोल सकते हैं जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, ये इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मतलब डॉट लगा मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर बोल सकते हैं समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमेशा जो है इन दोनों बलों को जो मिलाने वाली रेखा है, दोनों बल जो है एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के जो है वो अनुदिश होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा।
अगर यहाँ पर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक प्लस और एक माइनस है तो आपका आकर्षण बल लगेगा। ये आप सभी को पता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर लिखा गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल जो है, ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। और यह जो है बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेम टू सेम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इस नियम को लिखने के लिए बस आपको ये जो सूत्र बताए गए हैं ये तैयार करना है। अगर आप ये तैयार कर लेंगे फॉर्मूले, तो नियम लिखने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बस इतना याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वैसे तो लघु उत्तरी में ही पूछा जाएगा, ये आपका अति लघु उत्तरी में केवल आपका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इसके यहाँ पर सदिश रूप को पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अभी मैंने आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। कह रहा है इसकी परिभाषा लिखिए और समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखते हैं। अगर सिंपल परिभाषा देनी है तो m बराबर m इंटू 2l यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई चुंबक है, तो ये जो है इसकी ध्रुव प्रबलता होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है इसे प्रभावी लंबाई बोलते हैं। इससे क्या बोला जाता है? प्रभावी लंबाई। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं किसी भी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि ध्रुव प्रबलता और इसके अलावा यहाँ पर जो है उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। बस आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र मैंने क्या बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आपका हो जाएगा ध्रुव प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई। इस तरीके से आप यहाँ पर ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ध्रुव प्रबलता और प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर जो है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इससे आप प्रदर्शित करते हैं m से। ध्रुव प्रबलता आपकी स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है, प्रभावी लंबाई हो जाएगी 2l। तो ये आपको यहाँ पर जो है सूत्र मिल जाएगा। तो वही बताया गया था कि किसी चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र आपको बताना है तो इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा एक सूत्र और भी होता है यहाँ पर, इसको मैं नोट डाल के लिख लेता हूँ, आपको याद रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव का दूसरा सूत्र यूज करना हो तो एक ये भी होता है m बराबर टाउ मैक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टाउ मैक्सिमम आपको बल युग्म का आघूर्ण दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा बटे में होता है b। तो एक सूत्र आपका ये भी होता है m बराबर टाउ मैक्सिमम बटे यहाँ पर b। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से भी एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो मेन आपका यही रहेगा, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। ये नियम याद कर लीजिए। तो आपको फैराडे के जो नियम है उसमें आपको पता है यहाँ पर कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो भी आपको यही है। तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है?
लेंज के नियम के अनुसार आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लेंज के नियम की। तो आप जानते हैं कि लेंज के नियम की बात करें तो आप बता सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, जो प्रेरित धारा होती है, सदैव वह जो है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो जो है उत्पन्न होती है। ये आप सभी को पता है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो जो है उत्पन्न होती है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया लेंज के नियम में, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है कि यह जो है उस कारण का विरोध करती है जिससे जो है वह स्वयं उत्पन्न होती है, यानी कि जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है उसी का यहाँ पर ये विरोध करती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हो रही है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। इसको समझने के लिए पहले आप अन्योन्य प्रेरण समझिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं, एक C1 है एक C2 है। तो जब दो कुंड, यहाँ पर मैं आपको अन्योन्य प्रेरण बता रहा हूँ अभी, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तब आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक आसानी समझ में आएगा कि दो कुंडलियाँ आपके पास C1 और C2, जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। किसी भी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी वाली जो कुंडली होती है इसमें एक प्रेरित धारा या फिर बोल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये घटना आपकी अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, यहाँ पर इस घटना को यहाँ पर बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। तो अब आपको यहाँ पर जो है इसी के आधार पर जो है परिभाषा बतानी है किसकी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो वही ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की कि परस्पर समीप रखी यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं, एक C1 और C2। तो वही बताया गया कि दो कुंडलियों में से जब किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं, यानी कि जब भी किसी एक कुंडली में धारा का मान जो है वो क्या किया जाता है, वो आपका यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को यहाँ पर जो है अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसी घटना को क्या बोला जाता है, यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण यहाँ पर बोला जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये दो कुंडलियां हैं, एक में आप धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो वही बताया गया कि मान लीजिए जो पहली कुंडली है वो C1, द्वितीय कुंडली क्या है C2, इसमें क्रमशः जो है N1 व N2 ये फेरों की संख्या है, परस्पर समीप रखी हुई हैं। जब कुंडली C1 में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहली कुंडली में जो है क्या किया गया है, धारा प्रवाहित की गई है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी कि N2 ये याद रखिएगा, ये आपका दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। ये किसके समानुपाती होगा, ये पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हुई थी उसके। याद रखिएगा कि पहली कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये जो है दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के यहाँ पर समानुपाती होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं N2 यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा है, तो जब आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाता है MI1। ये जो M आया है इसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर इसे अन्योन्य प्रेरकत्व भी बोला जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपको M मिल गया। अब यहाँ से आप M आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, M बराबर I1 इसके बट्टे में आ जाएगा तो N2 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका I1। इस तरीके से यहाँ पर जो है M यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आप जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी की सहायता से, जैसे भी मैंने आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताई थी, सेम इसी तरह से आप मान लीजिए कि यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, मतलब पहली वाली जो कुंडली है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए
तो यहाँ पर जो है जो m होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका N2 के बराबर होगा। तो अब क्या बताएंगे कि जब यहाँ पर पहली कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है ये यहाँ पर उन दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मैंने कई तरह से आपको परिभाषाएं बताई हैं पहले जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तो आप वहां से जाकर सभी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। बाकी आप ये जो सबसे सिंपल है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर आपको इसमें बताया गया। परिभाषा के लिए हमेशा जो सूत्र लिखा गया बस उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है ये आपका संख्यात्मक रूप से द्वितीयक कुंडली यानी कि C2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, क्योंकि N2 के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। देखिए जो लिखा गया परिभाषा चाहे इस तरह लिख लीजिए, या मैंने जो सिंपल तरीका बताया सीधे सीधे आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए, आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि यदि पहली कुंडली में या फिर बोल सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण जो है उन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, या फिर जैसे यहाँ पर लिखा गया है आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। मैंने आपको अनुनाद की स्थिति बताई है जिसमें आपको बताया गया कि प्रेरण प्रतिघात जो है हमेशा धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, और इस स्थिति में जो आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप समान होते हैं। और इस स्थिति में जो आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं तब इस स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति जो है कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इस स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है तो यहाँ पर बताया क्या गया पहले ही कि प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है। प्रेरण प्रतिघात आपका होता है XL, धारतीय प्रतिघात होता है XC, ये होता है। तो अब ध्यान दीजिए XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा का अगर इधर गुणा कर दें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L, आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा LC, यानी कि ओमेगा बराबर अगर निकालेंगे तो 1/स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। LC ओमेगा का मान होता है 2πf, ये याद रखिएगा, ओमेगा जो होता है आपका किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, और 1/√LC इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के जब यहाँ से आप f का मान निकालेंगे तो 2π इसके बट्टे में आएगा, यानी कि 1/2π√LC। तो ये आपको यहाँ पर जो है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र मिल जाएगा। तो f यहाँ पर जो है आपकी अनुनादी आवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जैसे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की
तरंगों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको प्रदर्शित किया गया है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर गामा किरणें और सबसे नीचे यहाँ पर आपको दी गई है रेडियो तरंगे। तो अगर ध्यान दें तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब इधर से देखेंगे आवृत्ति के रूप में तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेडियो तरंगों की। इससे सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा किरणों की। मतलब ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य का ये घटता हुआ क्रम है। मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की होगी और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर मैंने पूरे चार्ट लगा दिए। आप सभी के मान याद रखिएगा, क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, आवृत्ति के रूप में भी तरंग दैर्ध्य के रूप में, क्योंकि ये अक्सर पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पर कई सारी किरणें दी जाए और इनसे कह दिया जाए कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यवस्थित करिए या फिर न्यूनतम आवृत्ति के रूप में व्यवस्थित करिए। तो इसलिए आपको ये क्रम जरूर पता होना चाहिए सभी को अच्छे से, ठीक है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो किसकी होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की होती है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। इसके अलावा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आपके गामा किरणों की होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा किरणों की और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा आपको यहाँ पर, इसलिए मैंने पूरा चार्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप चार्ट याद कर लेंगे तो फिर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए वो आप सभी तैयार कर लेंगे। बस आपको चार्ट में मतलब ये मान याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिएगा कि सबसे कम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की, फिर एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणों की, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, फिर माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, यहाँ पर एफएम रेडियो तरंगे, ठीक है, एएम रेडियो तरंगे, ये सभी आपको यहाँ पर तैयार करना है। ये क्रम याद रखिएगा बस। अगला देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरह से आ गया। मैंने कहा था यहाँ पर तरंगों को व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य अभी मैंने बताया किसकी होती है, गामा किरणों की, गामा किरणों की, ठीक है। तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे यहाँ पर जो है कम होती है। सबसे अधिक मैंने भी बताया था रेडियो तरंगों की। तो गामा किरणों से अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, एक्स किरणों की। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक्स किरणें। फिर इससे किसकी होगी अधिक, माइक्रो तरंगों की, माइक्रो तरंगे। और इसके अलावा सबसे अधिक होगा रेडियो तरंगे। यहाँ पर 4 ही दी गई हैं, आपको ज़्यादा भी दी जा सकती हैं या फिर 3 ही दी जा सकती हैं। तो क्रम के लिए आपको ये याद रखना है, इसीलिए मैंने बताया था कि वो चार्ट याद करिए। अगर आपको वो चार्ट याद रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि सबसे कम किसकी तरंग दैर्ध्य है, गामा की, इससे अधिक एक्स किरणों की, फिर इसके बाद माइक्रो तरंगों की, फिर इसके बाद रेडियो तरंगों। ये चारों आपको क्रम में मिल जाएंगे, तो आप इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्रम जो है ये तैयार करना है।